हम लोग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटेगनिस्ट की बात करते हैं। तो इसमें बहुत लंबी सी क्लासिफिकेशन है। अगर मान लो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, ठीक, दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है मुझे, तो मेरे पास जो ड्रग्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, फेनोऑक्सी बेंजीन और फेंटोलामीन। ठीक है, तो ये दो ड्रग्स ऐसे ड्रग्स हैं हमारे जो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 को नॉन सेलेक्टिवली ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि बेंजीन जो है वो रिवर्सिबली ब्लॉक करता है और फेंटोलामीन इरिवर्सिबल। ठीक, उसके बाद हमारे पास कुछ अल्फ़ा के और भी हैं, जैसे अल्फ़ा 1। अगर अल्फ़ा 1 को ही सिर्फ ब्लॉक करना है, मतलब अल्फ़ा 1 एंटेगनिस्ट, तो इस क्लास में हमारे ड्रग्स हैं प्राजोसिन, ठीक, टेराजोसिन। दोनों में फ़र्क फिर से क्या है? तो हाफ लाइफ पर है। ये शॉर्ट एक्टिंग है बेसिकली, ये लॉन्ग एक्टिंग है। ठीक, आपको हो सकता है प्राजोसिन की टैबलेट्स 3 बार लेना हो दिन में, टेराजोसिन की आप गोली 1 ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ बीटा के हैं। तो बीटा 1 और बीटा 2 अगर साथ में, इसका मतलब बीटा नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर या एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट का मतलब ही ये हुआ ब्लॉकर। ठीक, तो इसमें आ जाते हैं हमारे, ये नॉन सेलेक्टिव है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं, जैसे प्रोप्रेनलॉल। ठीक, उसके बाद अगर सिर्फ बीटा 1 को ब्लॉक करना है तो इसमें आ जाता है मेटोप्रोलोल, ठीक, एटिनालॉल। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन दी गई है। ये एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट होगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगनिस्ट की बात कर लेते हैं। तो इस क्लास में जो है सिम्पैथोमाइमेटिक, ठीक, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स आएंगे। अब सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स में भी दो तरह के हैं, डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग। तो बेसिकली दो तरह के क्लासेस हैं। ठीक, अब मुझे अगर, तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्टली एक्टिंग के बारे में। तो डायरेक्टली एक्टिंग की लिस्ट यहाँ बनाते हैं। तो पहला क्लास है अल्फ़ा 1। अगर अल्फ़ा 1 को मुझे स्टिमुलेट करना हो, मतलब सिम्पैथोमिमेटिक इफेक्ट लाने के लिए, तो इसमें आ जाता है फिनाइल एफ्रिन। ठीक, ये एक ड्रग हो गया। उसके बाद अल्फ़ा 2 की बात करो अगर, तो अल्फ़ा 2 एक स्पेशल केस है और इसका एक एक्सेप्शन हमें बहुत ध्यान से याद करना होगा और समझना होगा, क्लोनिडीन। क्लोनिडीन क्या है कि एक एक्सेप्शन है सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स के क्लास में, क्योंकि ये बेसिकली सिम्पैथोलिटिक है। ऐसा क्यों, फिर इसमें क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि क्लोनिडीन अल्फा 2 रिसेप्टर के लिए एगनिस्ट है, पहली चीज़, तो इसलिए इसको हमने इस क्लास में रखा है। लेकिन इसका इफेक्ट सिम्पैथोलिटिक है, क्यों? क्योंकि अल्फा 2 रिसेप्टर हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पर प्रेजेंट होता, हमने पढ़ा, और ये ऑटो इनिबिशन का काम करते हैं। अगर अल्फा 2 स्टिमुलेट करोगे तो क्लोनिडीन अल्फा 2 को स्टिमुलेट करता है, और फिर एंड में क्या होता है कि नॉरएपिनेफ्रिन कम रिलीज होगा। तो जब नॉरएपिनेफ्रिन कम रिलीज होगा तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। दैट इज वाई क्लोनिडीन इज एन एक्सेप्शन टू द क्लास सिंपैथोमिमेटिक। तो इसलिए इसको सिंपैथोलिटिक में, इसका फंक्शन सिंपैथोलिटिक है, लेकिन बेसिकली ये रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक, उसके बाद हमारे पास अल्फा 1, ठीक, बीटा 1, ठीक, और बीटा 2।
ठीक है। फिर उसके बाद ये थर्ड क्लास है जो सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स में अल्फा 1 और बीटा 1 मेजर है और बीटा 2 माइनर है। तो ऐसे ड्रग्स जो अल्फा 1 और बीटा 1 को स्टिमुलेट कर सकते हैं लेकिन बीटा 2 को थोड़ा सा ही स्टिमुलेट कर सकते हैं, ये होता है हमारा जो हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है। उसके बाद एक और क्लास है ड्रग्स का जिसमें अल्फा 1 भी स्टिमुलेटेड है, बीटा 1 भी स्टिमुलेटेड है और बीटा 2 भी स्टिमुलेटेड है। इक्वली स्टिमुलेटेड है सारे ड्रग, सारे रिसेप्टर्स। तो ऐसा कौन सा ड्रग है? ये है एपिनेफ्रिन। ठीक। फिर उसके बाद एक और क्लास है, अगर क्लास की बात करें तो ये हो जाएगा बीटा 1 और बीटा 2। अगर मुझे बीटा 1 और बीटा 2 नॉन सेलेक्टिवली स्टिमुलेट करना होगा तो उसके लिए एक ड्रग है आइसोप्रोटेरेनॉल। ठीक। ये ड्रग होगा जो बीटा 1 और बीटा 2 को डायरेक्टली नॉन सेलेक्टिवली स्टिमुलेट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास एक ड्रग की क्लास है यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे दो तरह के क्लास है ड्रग्स का। ठीक। एक तो बीटा 1 को स्टिमुलेट कर सकता है। ठीक, बीटा 1 को स्टिमुलेट करेगा, थोड़ा सा बीटा 2 करेगा, फिर उसके बाद डोपामिनर्जिक रिसेप्टर होगा, बीटा 2 थोड़ा सा होगा। तो ऐसा कोई एगनिस्ट हो जो डायरेक्टली एक्टिंग हो, बीटा 1 और डोपामिनर्जिक 1, डोपामिन 1, डोपामिन रिसेप्टर, और हल्का सा बीटा 2 को भी स्टिमुलेट कर सके, तो ऐसा ड्रग जो होगा वो हमारा डोपामिन होगा। ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ पे ड्रग है प्रेजेंट जो सिर्फ बीटा 1 को स्टिमुलेट कर सकता है। ऐसा ड्रग होता है डोब्यूटामीन। ठीक है। और बीटा 2 की बात करें अगर तो ये सब जानते हैं, ऐसा एक ही ड्रग है सालब्यूटामॉल। ठीक। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल एक समझाना है कि अगर हमने ये देख रखा है कि ये रिसेप्टर्स यहाँ पे हैं। ठीक, बीटा 1 है, डोपामीन है, बीटा 2 है। ठीक है। तो अगर मैं हार्ट की बात करूँ, ठीक, तो अगर मैं बोलूँ कि हार्ट पर बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। ठीक, तो अगर मैं बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करूँगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा, ये सब जानते हैं। ठीक, गुड, वेल एंड गुड। तो अगर कोई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है मेरे पास या हार्ट फेलियर का पेशेंट है मेरे पास, तो मैं उसको डोपामीन भी दे सकता हूँ, डोब्यूटामीन भी दे सकता हूँ, क्योंकि दोनों में ही बीटा 1 स्टिमुलेंट इफेक्ट आ रहा है। ठीक, गुड। अब मैं आपके सामने दो केस रखना चाह रहा हूँ कि एक पेशेंट सिर्फ हार्ट के साथ प्रेजेंट है और दूसरा पेशेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ है, लेकिन उसकी किडनी भी खराब है, उसको रीनल फेलियर भी हो रहा है। ठीक, तो अब हमारे पास दो पेशेंट्स हैं, एक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का है और दूसरा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर विद रीनल फेलियर। ठीक है। तो दोनों के लिए ड्रग्स अलग अलग होंगे जो हार्ट पर काम करेंगे। तो बेसिकली डोपामीन जो है वो हमारे हार्ट पर काम करेगा। डोपामीन कह रहा हूँ, बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हार्ट पे काम करेगा, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर किसी को किडनी फेलियर है या रीनल फेलियर हो रहा है, ठीक, हार्ट फेलियर के साथ, तो हमें यह मालूम है कि हार्ट फेलियर में कार्डियक आउटपुट कम होता है, और कार्डियक आउटपुट कम होगा तो रीनल परफ्यूजन कम हो जाएगा, पहली चीज। तो किडनी मरने लगेगी, रीनल फेलियर क्रिएट होने लगेगा। ठीक, यही समझने की बात है। तो हमें रीनल वेसल्स का क्या करना है, डायलेट करना है या कंस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि ब्लड ऑलरेडी कम पहुंच रहा है। ठीक, तो जो रीनल वाला होगा उसको, उसका जो ब्लड वेसल होगा उसको हम लोग बेसिकली डायलेट करने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आ सके। ठीक है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट भी कम हो रहा है। ठीक, तो मुझे ये बताओ, और रीनल वेसल्स पर डोपामीन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर सिर्फ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है, जो पेशेंट ए है, और पेशेंट बी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर विथ रीनल फेलियर, तो किसको कौन सा ड्रग देना चाहिए हार्ट के लिए? तो ए को मैं सिर्फ डोब्यूटामीन दूंगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम है, रीनल फंक्शन इज गुड,
तो मैं दो ब्यूटामीन देके बीटा 1 को स्टिमुलेट करके हार्ट रेट बढ़ाऊंगा और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा. पेशेंट बी ऑन द अदर हैंड हैविंग रीनल फेलियर अलॉन्ग विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर विल बी गिवन डोपामीन बिकॉज डोपामीन एक्ट्स ऑन डोपामीन रिसेप्टर्स एज वेल अलॉन्ग विद बीटा 1. तो हार्ट स्टिमुलेट तो हो जाएगा, ठीक. और डोपामीन क्या करता है कि वेसल्स को डायलेट करेगा, रीनल वेसल्स को. तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि जो पेशेंट बी है विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर विद रीनल फेलियर, तो उसको मैं डोपामीन इसलिए मैं देना चाहूँगा क्योंकि डोपामीन एट लो डोजेस, ठीक है. तो अब मैं यहाँ आपको एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ इन दोनों केसेस के लिए कि डोपामीन अगर लो डोज पे है, ठीक, और हाई डोज पर है, तो अगर लो डोज पर है ना तो रीनल वेसल्स को डायलेट कराएगा. लेकिन अगर डोपामीन हाई डोज पे चला जाएगा तो डोपामीन हाई डोज पर जाने के बाद बीटा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देगा और बीटा 2 को भी. तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट कर देगा वो, तो रीनल वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी. तो इसलिए हाई डोज डोपामीन पे रीनल वेसल्स कंस्ट्रिक्ट, लेकिन जब तक डोपामीन लो डोज पे है तो वो रीनल वेसल्स को डायलेट रखेगा, ठीक. तो ये चीज हमारी डोपामीन के लिए है, ठीक है. तो यहाँ पे बस ये केस बताना था कि अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है विदाउट रीनल फेलियर गो विद डोब्यूटामीन, ठीक. लेकिन अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अलॉन्ग विद रीनल फेलियर है यू नीड टू हैव अ ड्रग विच कैन डायलेट द रीनल वेसल्स एज वेल, क्योंकि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से कार्डियक आउटपुट कम है और ऑलरेडी किडनी को लो परफ्यूजन हो रहा है और किडनी फेलियर में जा रही है. तो वी नीड टू डायलेट दोज वेसल्स टू रिस्टोर द रीनल परफ्यूजन. तो इसलिए डोपामीन इज अ बेटर चॉइस बिकॉज डोपामीन इन्फ्यूजन, लो इन्फ्यूजन या डोपामीन ऑन लो डोजेस डायलेट्स द रीनल वेसल्स रिस्टोरिंग द रीनल परफ्यूजन. तो हमने अब तक क्या देखा, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के एंटागनिस्ट या ब्लॉकर्स देखे यहाँ पे, ठीक. फिर हमने एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगनिस्ट में सिंपैथोमिमेटिक में डायरेक्टली एक्टिंग कुछ ड्रग्स देखे यहाँ पे, फेनाइलेफ्रिन, क्लोनिडीन, ठीक, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, आइसोप्रोटेनॉल, डोपामीन, डोब्यूटामीन, साल्ब्यूटामॉल, ठीक. अब हम लोग इनडायरेक्टली कुछ सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स देख लेते हैं. तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के जो एगनिस्ट है उसके इनडायरेक्टली एक्टिंग वाले हम लोग ड्रग्स कुछ देख लेते हैं. ये वही ड्रग्स हैं जो नॉरएपिनेफ्रिन की प्रेजेंस को बढ़ाएंगे, मतलब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज को बढ़ाएंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, ताकि नॉरएपिनेफ्रिन स्टेज फॉर लॉन्गर टाइम इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ताकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी हो और इंटेंस हो. तो ये वही ड्रग्स हैं जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था. दोज आर रीअपटेक इनहिबिटर्स लाइक कोकेन, ठीक. इट ब्लॉक्स द नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक मैकेनिज्म्स. फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एम्फेटामीन्स. तो बेसिकली एम्फेटामीन्स और टायरामीन्स क्या करते हैं कि हमने ये देखा था कि जो दो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिनेप्टोब्रेविन और सिंटैक्सिन. सिनेप्टोब्रेविन जो वेसाइकल के ऊपर प्रेजेंट होता है और सिंटैक्सिन जो इनर साइड ऑफ द न्यूरोनल मेम्ब्रेन होता है. तो उन दोनों का फ्यूजन जब होता है तो वेसाइकल फ्यूज हो जाती है मेम्ब्रेन के साथ और फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू नॉरएपिनेफ्रिन को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज करती है. तो एम्फेटामीन्स और टायरामीन्स क्या करते हैं, इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं, ये जो फ्यूजन हो रहा है दोनों प्रोटीन्स का. तो जब ये फास्ट हो जाएगा तो वेसाइकल फ्यूज भी जल्दी होगी, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज भी जल्दी होगा, ठीक. क्योंकि बेसिकली वेसाइकल्स में और न्यूरोनल मेम्ब्रेन पर रीअपटेक के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं. तो नॉरएपिनेफ्रिन हर बार बनता नहीं है, 70 to 80% रिसाइकिल होता रहता है. तो बार बार रिसाइकलिंग होगी और बार बार रिलीज जल्दी होगा. तो एम्फेटामीन्स और टायरामीन्स बेसिकली सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी दिखाएंगे या फिर सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे इंटेंसिटी वाइज. तो हमने अब तक क्या डिस्कस कर लिया है कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के एंटागनिस्ट देख लिए हमने, ठीक, कौन कौन से ब्लॉकर्स होते हैं. और हमने एड्रेनर्जिक एगनिस्ट में सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स भी देख लिए यहाँ पे, ठीक, डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग. उससे पहले हमने जो न्यूरोनल सेल के अंदर बायोकेमिकल पाथवेज थे उसके अंदर हमने कुछ सिंपैथोलिटिक ड्रग्स भी देखे हमने, जैसे अल्फा मिथाइल डोपा, मिथाइल टायरोसिन, ठीक. उस तरह से वो सारे ड्रग्स होगा हमारे रिजर्पिन. तो वो सारे सिंपैथोलिटिक ड्रग्स थे, ठीक. तो आई होप आप लोग को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स के बारे में समझ में आ गई बात. आपको कुछ यहाँ पे ड्रग्स हैं, इनको कुछ नहीं जस्ट एज इट इज़ रखना है. हम लोग बस ये यहाँ पे ये जो डोपामीन की बात थी, ये जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ ये इंपॉर्टेंट था, हमने वो भी देख लिया. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे ये जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, वो देखेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड.